अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली वासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा? बस ठीक, हाँ, एवरेज। आपका राना साहब? कहाँ से शुरू करूँ और मैं कहाँ ख़त्म करूँ? आगे चलो। अच्छा आगे चलो। नाज़रीन टॉपिक्स हैं माफ़ कीजिएगा, नाज़रीन टॉपिक्स हैं हमारे पास। आज पाकिस्तान में एक जंग चल रही है, वो है इमरान खान। हाँ, जंग ठा 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 वाली। कभी इधर से गोलाबारी, कभी उधर से गोलाबारी। मेन जंग के जो मेन दो लीडर्स हैं वो हैं, एक तरफ तो इमरान खान साहब इन वन कॉर्नर एंड इन वन कॉर्नर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। वो क्या है, जंग क्यों हुई, कैसे शुरू हुई, ज़रा उसका बैकग्राउंड जानेंगे। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ अली साहब से पूछेंगे और कुछ राना साहब हमें बताएंगे। दूसरा टॉपिक हमारे पास है डकी भाई का। डकी भाई की एक वीडियो आई है, काफ़ी लंबी है, आप सब ने यकीनन देख ली होगी। हमने उनके बारे में पहले भी डिस्कस किया था जब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था और ये सारी बात निकली थी, हमने तब भी ये सारी कहानी डिस्कस की थी, उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। आखिरी टॉपिक है लाहौर के अंदर और स्पेसिफिकली और पूरे पंजाब में जनरली जो चलान वगैरह हो रहे हैं, डिबेट चलती रही, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस बैल कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अली के पास कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है उसके बारे में, तो वो भी अली हमसे शेयर करेगा। तो अच्छा जी, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो और उनके इमरान खान साहब की जो जंग चल रही है उसकी लेटेस्ट एपिसोड भी आ गई है। राना साहब, अली साहब। जी जी, DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ओवर द वीकेंड। सर देखें, इस टाइम सवाल जो है ना मुल्क में वो ये पैदा हो गया और उठ गया है कि ये कोई जमहूरियत की जंग है और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं। जो सेल में प्रिजन में लोग हैं उनके वो राइट्स के इशू हैं। सर मेरी छोटी सी अर्ज़ ये है कि 9 मई जब किया गया था तो उसका मकसद ये था कि ये पावर ग्रैब था, आर्मी चीफ़ को फारिग करना और अपना आर्मी चीफ़ लेकर आना। अगर तो आप कामयाब हो जाते तो आज नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना सारे अंदर होते। आप नाकामयाब हो गए हैं, इस वजह से आप अंदर हैं। उनको थोड़ा सा टाइम लगा अपनी पावर को बिल्ड करने में, क्योंकि वो नए नए आई थी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट। अब उनकी पावर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वो आपको और रगड़ा लगाती जा रहे हैं। ये दो जो आपने कहा है ना कि आसिम मुनीर और इमरान खान का फड्डा है, इसका जमहूरियत से, क्योंकि इमरान खान को कुछ जमहूरियत से इश्क नहीं है, या वो कुछ जमहूरी आदमी नहीं है, या वो सियासी आदमी नहीं है। इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, इट इज़ अ स्ट्रगल टू ग्रैब पावर। और उसमें अगर कोई मामला उनके चल रहे हैं तो उनका मेरे ख्याल से तो ज़ाती मामला, वो लगे रहे हैं। अवाम को ना कोई फ़ायदा है इसमें, ना कोई नुकसान हो रहा है, वो लगे हुए हैं, लगे रहे हैं आपस में। जो भारी होगा वो जीत जाएगा, जब जीत जाए तो हमें बता दें कि हम जीत गए हैं, दूसरा लगा गया। बस इतनी सी बात है और इसमें कोई ख़ास है नहीं। आप जितना मर्जी इस पर बहस कर लें कि जी वो बहुत ह्यूमन राइट्स का इशू हो गया, वो जो करने वाला है इमरान खान, वो अपने ज़माने में क्या करता था? जर्नलिस्ट को उसने गोलियां मरवाई, उठाया उसने, उन पे जुल्म हुए। वो ह्यूमन राइट्स के नहीं थे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इमरान खान को प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर करार दिया, यानी दरिंदा प्रेस फ्रीडम का, उसको खा गया ये। अब हमें कहानियाँ सुनाते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के नहीं हैं, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, हमारी उम्रें गुजर गई, सारा कुछ हमने फेस कर लिया इमरान के दौर में, और आप हमें कहानियाँ सुनाते हैं। सो सर दिस इज़ एन इशू बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। वो अपना सॉर्ट आउट कर लें और हमें बता दें क्या फ़ैसला हुआ है, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अली राना साहब ने तो मसले सॉल्व कर दिए यार। वो DGISPR साहब की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सारी गुफ्तगू तो राना साहब ने कुछ अल्फाज में ऐसे समो दिए, उन्होंने कहा कूजे में बंद कर दिया दरिया पर। राना साहब वैसे क्या बात है वैसे, राना साहब नाराज तो नहीं है जब? नहीं सर, मेरी एनर्जी लो है। ओके। देखें, हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जुमे वाले दिन गालिबन, हाँ, और उसकी वजह ये थी कि जुमेरात को, मंगल को मुलाकात हुई, और मंगल को जो मुलाकात हुई तो कुछ आपस में डिस्कशन हो गई भी थी। डिस्कशन ये थी कि उनकी जो 2 बहनें हैं जिन्होंने जाकर इंडिया में इंटरव्यूज़ दिए गुज़िश्ता से पिछले हफ्ते, उस की वजह से उन दोनों से जो है वो मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये लाइन क्रॉस की है। और सुहेल आफरीदी से तो कई महीने से नहीं करवाई जा रही, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो कह रहे थे कि जो वो मस्जिदों में कुत्ते बांधते हैं और ये वो तो उनके ऊपर भी नाम पर जो है वो कांटा लगा हुआ था। लेकिन मुलाकात करवा दी गई और वो उज़्मा खान की करवाई गई। लेकिन उसमें ये तय हुआ था कि वो बाहर आके उसका जो है ना वो सियासी तमाशा नहीं लगाएंगे, बनाएंगे। अच्छा, अब उज़्मा खान साहिबा जब आई तो उन्होंने इनिशियली प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इमरान खान साहब ने 2-3 जुमले उन्होंने बोले, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी बातें बाद में। लेकिन और उसे लगा कि शायद जो डिस्कशन थी, कुछ लोगों ने लिखा भी
उन्होंने कहा कि जी वो एक अमार सोलंकी अकाउंट है, जो कि बंदा तो मैं नहीं जानता कौन है, मगर लगता ही है कि कोई आप बारे में ही मौजूद है। तो उन्होंने जो है वो फतह का ऐलान भी कर दिया कि जी जो हम चाहते थे वो हो गया। लेकिन फिर ट्वीट आई और ट्वीट के अंदर जो है वो वैसे ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और इमरान खान पिछले कुछ 6 महीने से आसिम मुनीर साहब को जो है वो जहनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि मैंने पिछले हफ्ते पॉडकास्ट में इस्तेमाल भी किया था और आप लोगों को एतराज़ था, मगर मैं आई कुड सी कि ये जो है ना वो इट्स कमिंग टू अ हेड, एक लिमिट होती है ना, वो उससे क्रॉस हो रही थी। और खान साहब ने फिर उस ट्वीट के अंदर भी पहले लाइन में स्टार्ट ही उन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की, और उससे पिछली ट्वीट जो है वो भी आप देख लें तो दूसरी लाइन में या पहली लाइन में, उससे पहले थोड़ा सा दूसरे तीसरे पैराग्राफ में था, और बतदरीज वो जो जहनी मरीज़ का लफ्ज़ है वो ऊपर को आता जा रहा है। तो ये बात हुई, और ये एक जो है वो क्या कहते हैं, इसकी एक हिंट हमें नज़र आया जब नेक्स्ट डे अताउल्लाह तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़ ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है इनकी बातचीत पर, क्योंकि ये आके बाहर इस तरह की बातें करते हैं और बाज नहीं आ रहे का मतलब यही था कि उनसे जो बात हुई थी वो उन्होंने उसको अपहोल्ड नहीं किया। जो ISPR की तरफ से बयान आया, देखें बात यह है, बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ISPR ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्यों की बताओ। मेरा ख्याल है कि और जिनको वो कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ को जहनी मरीज़ कहें तो शहबाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को, तो वो सियासतदान जवाब देते हैं। इन्होंने कई दफ़ा जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों का एतराज़ है कि जी वो खुलकर डिफेंड नहीं करते। मेरा ख्याल है 2, 3, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हर हफ्ते जो है वो हो रही होती हैं, उसमें इमरान खान साहब को बुरा भला कहा जा रहा होता है, आर्मी को उस तरह से डिफेंड नहीं किया गया। मैं इस बात को कहता हूँ कि हाँ, लेकिन उसमें उसकी एक वजह है, देयर इज़ अ रीज़न कि इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो टीवी पर नहीं चलती, क्योंकि उनको कोई वो नहीं करता, रिबट्टल नहीं मिलता ना उसको। नहीं, वो टीवी पर नहीं चल रही, हाँ। क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है ना वो बात दब जाए। हाँ। ये जो भी बात कर रहा है हाँ, तो आप उसको रिबट्टल करेंगे तो फिर वापस आ जाएगी ना, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बट इवेंचुअली वो जैसे मैंने कहा कि वो लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई थी, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें आप मुझे जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एतराज़ है वो सिर्फ इतना सा है कि PTI के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती, ठीक है। और ये बात जो है वो एक बड़े सीनियर वजीर ने, कल इमरान शफकत साहब का मैंने प्रोग्राम देख रहा था, आज या कल, तो उन्होंने बताया कि जी मेरे बड़े सीनियर वजीर से, अहम तरीन वजीर से, मेरा ख्याल है कि वो तारड़ साहब की बात कर रहे होंगे, क्योंकि वही मतलब इस मौजू को देखेंगे जो लॉ मिनिस्ट्री होगी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया सोर्स का, ही मैं वैसे ही मेरा कंजेक्चर है। उन्होंने कहा कि जी नहीं, पाबंदी का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने पाबंदी नहीं लगानी, पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदियां काम भी नहीं करती ना, नहीं होती भी, लगती भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया ना लगना। तो अगर आपने पाबंदी नहीं लगानी, उससे नीचे क्या आप कर सकते हैं? जेल में डाल सकते हैं, जेल में वो है, बहुत लंबे अरसे तक रख सकते हैं, बहुत लंबे अरसे से है। उसका एक चीफ मिनिस्टर जो है वो हट गया है, दूसरा हाँ कुंडी साहब का बयान जो आज है जिसमें उन्होंने गवर्नर राज की बात की है, उससे मुझे लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सुहेल अफरीदी को हटाने का फैसला बहरहाल हो चुका हो, उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं या क्या करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो अब ऐसा हो सकता है। बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ आपने कहा है ना, वो सिर्फ यही जो कहता है वही होता है कि जो तूने जहनी मरीज़ का है तो मैंने भी जहनी मरीज़ का है, तूने जो है वो गाली दिया तो मैंने भी गाली दे दी है, तूने बदतमीज़ी से बात की मैंने भी बदतमीज़ी से बात कर ली है। लेकिन अगर आप इसका मजीद कुछ निकाल नहीं सकते PTI में से, मतलब उनमें घी बचा ही नहीं है, तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इट ओनली, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अब PTI की खैर नहीं हो भाई, उनकी हो जाएगा जरा पहले नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं आप कुछ भी नहीं, आप कहीं पे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, पहले बड़े रिलीफ मिला इनको। आई डोंट नो। जी साहब वाली तो कह रहा है कि क्या कर लेंगे आप PTI को, और क्या मतलब उनका क्या तेल बोली के बकौल तो है कि तेल सारा आपने निकाल लिया, किन्ने को तेल और अच्छा, इस मामले में ना वो जब चल रहा था ना नोटिफिकेशन का इशू, तो वो मेरी सिक्योरिटीज राय से बात हुई, मैंने वहाँ तब ना ये जो है अपना गवर्नर आज इसकी भी जिक्र किया। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कोई ठंडी मंडी सी कोई बात होगी, बिकॉज मेरा ये उस पे था कि नहीं गवर्नर आज नहीं लग सकता, बस ये बातें बनी हुई है। तो ही वाज लाइक के, मैंने कहा ये कोई सीरियस कंसिडरेशन है या ये वैसे ही है, तो ही वाज लाइक क्यों सीरियस क्यों नहीं है ये, उन्होंने कहा बिल्कुल ये हम करेंगे, दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसिडरेशन। मैं हैरान हो गया, मैं कहा अच्छा, सो आई मीन उन्होंने अपना कुछ प्लान चॉक आउट किया हुआ है, बट आई डोंट नो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या आएगा। लेकिन मुझे वो लग ये रहा है कि अब PTI ने जो जलसा किया है वो छोटी जगह पे किया, क्योंकि इन्होंने जो पहले किया था वो रिंग रोड की किया, वो जगह बड़ी थी, वहाँ पर भी 20,000 के करीब लोग जमा हो सके थे। अब भी जो इन्होंने जलसा किया है वो इन्होंने जगह छोटी कर ली, बिकॉज इनको खौफ था कि लोग नहीं आएंगे, और इन्होंने किया एक पोश एरिया में किया है वहाँ पर, और वो उधर जो कैपेसिटी है वो बताई जाती है मुश्किल से 8,000 की है,
तो कुछ जो खबरें हैं यू नो स्पेशल ब्रांच की वो ये हैं कि कोई 8-10 हज़ार थे, कुछ हैं कोई 12-14 हज़ार थे, इस तरह करके कर लें आप 10-11 कर लो बीच में, तो वो इतनी की आवाम थी। तो वो पीटीआई को भी इस बात का खर्चा है, तो ये भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना की सपोर्ट निकल रहा है। अगर हम गवर्नर राज लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, गवर्नर राज लगाने के बाद फिर क्या करना है, फिर केपी के सारी जो लीडरशिप है वो गिरफ्तार, वो केसेस ये ऑलरेडी बना रहे हैं, और ये जो है सोहेल अफरीदी, मीना खान और ये और वो, ये सारे जो बोल रहे हैं, ये खटक, ये सारे अंदर हो जाएंगे। वो अंदर करके उनको फिर वही मामला जो चल रहा है वो फिर चलता रहेगा। दूसरा ये वेट कर रहे हैं कि कुछ करें, ये कोई दूसरा 9 मई करने की कोशिश करें, कोई लॉन्ग मार्च करें, कोई अडयाला के बाहर कुछ करें। दिस इज़ व्हाट दे आर काउंटिंग और वेटिंग फॉर, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। पीटीआई वाले, आपने देखा है ना कि अब जो कल मुलाकात के लिए लिस्ट आई है उसमें सोहेल अफरीदी का नाम भी नहीं है, ही इज़ नॉट कमिंग टू अडयाला। सो वो भी ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमें एस्केलेशन अगर हमने किस लेवल की और ये हम इनके हाथों में ना खेल जाएं। सो एस्टैब्लिशमेंट इज़ वेटिंग राइट नाउ कि ये कुछ करें, और फिर हम इनको उसी केस में जो है ना वो रगड़ा लगाएंगे। वैसे तो केसेस की कमी नहीं है, बट वो गवर्नर आज अगर लग गया तो वो फिर मामला जो है ना वो फिर इस तरह के वो चल पड़ेंगे, ये सारे अंदर होंगे, और फिर जिसको ज़्यादा रेवोल्यूशन आई हुई है वो फिर जेल में मनाएगा अपना रेवोल्यूशन, इस तरह इमरान खान मना रहे हैं, वो इस तरह का मामला होगा। अब आप देखें ना कि जो हज़ारों लोग अंदर हैं, अब तो शायद सैकड़ों रह गए होंगे, या जो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप अंदर है उनको क्या पूछ लिया किसी ने, यानी यास्मीन राशिद, यू नो वो जो है कुरैशी साहब और ये और वो, अब वो उनको ये लोग नहीं जाके मिलते, तो जब ये जेल जाएंगे तो इनको भी कोई नहीं मिलेगा। तो बस यही मकाफाते अमल है। अरे तुमने कुछ ऐड करना है? नहीं, मैं वही बात है, देखिए एक वो मौलवी साहब जो है ना वो तकरीर कर रहे होते हैं, तो वो तकरीर करते करते वो कहते हैं कि जो पुलिस रात है ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਏਗਾ। और वो काफ़ी कुछ जो है ना वो मतलब बताते हैं। तो एक बंदा मजबे में से आवाज़ लगाएगा तो फिर ना लंगाने वाली गल्लां। तो बात ये है कि जो आपने सारों को गिरफ्तार करना है, गवर्नर राज लगाना है, गवर्नर राज लगा के आपने जो है वो असेंबली से उसकी पास करवानी है, दोनों हाउसेज से पास करवानी है, अपर हाउस से, लोअर हाउस से, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो 2 महीने बाद दोबारा से करना है, फिर उसके बाद 2 महीने बाद दोबारा करना है, और मैक्सिमम आप 6 महीने लगा सकते हैं, वरना आप इलेक्शन करवाएंगे, और जब इलेक्शन होगा तो फिर पीटीआई ने जीत जाना है। तो द पॉइंट इसके ना लगाना लिए करना है। और दिस इज जस्ट we've reached a point where army doesn't know what to do anymore. And why we have reached to that point? ये भी बताना चाहिए, हमारी आवाम को पता होना चाहिए कि हम क्यों पहुंचे यहाँ पे, किसका कसूर है यहाँ तक हमारे। मतलब ये आर्मी चीफ वर्सेस जो इमरान खान सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान में पिछले 3 साल में, ये स्टार्ट कैसे हुई थी? मतलब 2022 में जब इमरान खान साहब निकाले गए तो ये जो आसिम मुनीर साहब हैं ये तो किसी पोजीशन ऑफ पावर में नहीं थे, ना तो ये आईएसआई के कोई चीफ थे, ना तो ये एमआई के कोई चीफ थे। इनके पास कोई इस किस्म का इख्तियार नहीं था कि इन्होंने कुछ साजिश की इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में। उसको जनरल बाजवा साहब थे, जनरल नदीम अंजुम साहब थे, वो 2 मेन कल्प्रिट्स थे। उसमें जो लेजेंड है वो ये कहता है कि बाजवा साहब ने इनके खिलाफ मूव करवाई, इनसे एक्सटेंशन के लिए, अपनी बार्गेन करने के लिए कि मुझे एक्सटेंशन एक और दे दो। वो इनकी बातचीत नहीं चली। फिर एट सम पॉइंट इमरान खान साहब ने जब वो टेबल हो गई तो कहा कि अच्छा ठीक है मैं आपको एक्सटेंशन देता हूँ, ये वापस करवा लें। तो फिर वो एलिजिडली बाजवा साहब गए, गुफ्तगू की, जिसमें मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब ने खड़े होकर कहा कि अगर आप ये बात हमें कहेंगे तो मैं बाहर जाके बताऊंगा कि आप हमें ये कह रहे हैं। याद है वो सारी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस लेने की बात की गई बायो साहब की, क्योंकि मुलाकात हो गई ना खान साहब से, और खान साहब ने कहा ठीक है मैं एक्सटेंशन देता हूँ, ये जो मसला छेड़ा मेरे खिलाफ इसको बंद कराओ। तो बायो साहब ने कहा अच्छा ठीक है सर मैं भी बंद करा देता हूँ। वो बंद कराने गए, उन्होंने कहा हम नहीं बंद करते, अगर आप हमें इन्फोर्स करेंगे या फोर्स करेंगे करने को तो हम बाहर जाकर शोर डालेंगे। ये बात हुई, ऐसी है। इनके खिलाफ करारदाद आ गई, इन्होंने गैर आईनी हरकत की इनके स्पीकर ने, और उठा के उसको बाहर फेंक दिया। आइन के अंदर वो लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने आइन तोड़ दिया बेसिकली उस दिन। रिलीफ मिला इनको सुप्रीम कोर्ट से कि इनमें से किसी को सजा नहीं उन्होंने दे दी, सिर्फ ये कहा कि इस पर अमल दरामद करवाएं। उस पर कितना रोना पिटना डला। फिर वो रात की सारी इमोशनलिज्म की वो डायरी उठाकर चला गया, और वो अकेला था और सब कुछ था, और थप्पड़ मार दिए। और ये वो अभी पता नहीं अली यार, मैं वो नहीं बात कर रहा, बिकॉज दैट वी अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो फैक्चुअल पोजीशन हमें पता है, ये जो हाँ जो हमारे सामने। थप्पड़ वाली बात नहीं करनी। इमरान खान साहब के साथ उस दिन तक जिस दिन वो डायरी उठा के सामने नहीं ना पड़ेगा, अपनी यकीन करेंगे यार, ना अल्लाह ना करे यार। नहीं किसी सियासी रहनुमा को, बड़े को नहीं इस तरह थप्पड़ पड़ना चाहिए। इट्स नॉट ना पड़ा होगा मेरा ख्याल है। हाँ, और पढ़ा भी नहीं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल ये कि वहाँ तक इमरान खान साहब के साथ होपफुली इमरान खान साहब से कुछ ज्यादती नहीं की गई, उनकी हुकूमत, बल्कि
पिछले वज़ीर-ए-आज़म जिस तरीके से घर भेजे गए, इमीडिएट वज़ीर-ए-आज़म पिछले वाला वो किसी ब्लैक लॉ डिक्शनरी को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया था, ठीक है। जी। तो ये तो खान साहब फिर खुशकिस्मत थे While being the Prime Minister. While being the Prime Minister, और ये तो खुशकिस्मत थे कि इनको फिर भी कोई एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, पूरा को कानूनी तरीका ताहयात पाबंदी लगाई, ताहयात पाबंदी लगाई, कानूनी तरीका अख्तियार किया गया और वो वोट थे उनके खिलाफ डल के। यही वोट उसी इदारे ने खान साहब को डलवाए थे 18 में। अब वही इदारे की करिश्मात थी कि शाहजैन बुगटी साहब और मेंगल साहब जो है वो एक ही हुकूमत का हिस्सा थे। मतलब इमेज वो कितनी ऑपोजिट दोनों सोच रखने वाले लोग हैं बलूचिस्तान के हिसाब से, लेकिन इदारे की करिश्मात थी तो वो दोनों एक में बैठे। मुराद सईद और मोहसिन दावड़ ने भी एक ही हाँ, मुराद सईद और मोहसिन दावड़ एक हुकूमत को वोट देके बैठे हुए थे। इदारे की करिश्मात थी, इदारे की करिश्मात नहीं रही, अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, पहले भी ऐसा होता था, अब ये हो गया। वहां तक भी तो आसिम मुनीर साहब की तो कोई एंट्री नहीं है ना यार। आसिम मुनीर साहब ने तो नवंबर 2022 में जाके आर्मी चीफ लगना है, जिसका रास्ता रोकने के लिए इमरान खान साहब 2018 में आसिम मुनीर साहब को अगर वो ISI चीफ और MI चीफ उससे पहले ना होते तो इनमें से कुछ भी नहीं होना था। इमरान खान साहब को लाने वाले इक़्तिदार में आसिम मुनीर थे। आसिम मुनीर साहब लाने वाले थे, बिल्कुल। अच्छा चलें, वेरी गुड। ये तो आसिम मुनीर का एक एहसान हो गया ना इमरान खान साहब पे कि वो जो सारा एक्सपेरिमेंट था खान साहब को लाने में, उसमें आसिम मुनीर साहब ने भी इदारे का जो था उसमें का उन्होंने भी अपना जो उनका हिस्से का होगा हिस्सा वो डाल दिया। तो फिर इमरान खान साहब कौन से आगे घोड़े पे सवार थे कि 22 मई नवंबर में कंप्लीट करें ना। अब आ गए आसिम मुनीर साहब, फिर क्या हुआ? नहीं, उनके आने से पहले ही, उनके आने से पहले इमरान खान साहब जो दौड़ते हुए भागते जा रहे थे यहाँ से लॉन्ग मार्च लेके उनकी तैनाती रुकवाने के लिए, वो जो सऊदी एम्बेसडर को सारी बातें फीड की गई, ये सब कुछ इमरान खान साहब ने किया। ये क्यों किया? अरशद शरीफ का कत्ल किसने कराया था? आसिम मुनीर साहब ने तो नहीं कराया था। मतलब आसिम मुनीर साहब तो उस वक्त किसी, फिर अगेन मेरी बात के वो कोई, और अरशद शरीफ का कत्ल होने के 4 दिन के बाद आपने लॉन्ग मार्च की ऐलान कर दिया था इस्लामाबाद पर, तो आसिम मुनीर तो पावर में नहीं था। आसिम मुनीर को तो रोकने के लिए ये हो रहा था। तो कौन रुकवा रहा था? अच्छा, बाद में क्या किया? क्या वो इमरान खान साहब की जाती जो मुखासमत थी आसिम मुनीर साहब के साथ एलिजेड वाली, जिसके तहत उन्होंने कोई सबूत दिए खान साहब को कि आपकी बेगम ये कर रही हैं और वो एलिजेडली जो सारी गुफ्तगू, क्या वो थी? या इमरान खान साहब से कोई काम करवा रहा था? अगर कोई काम करवा रहा था तो जो बाद में इन्होंने किया 9 मई को, वो और वो जो आसिम मुनीर साहब की तैनाती के वक्त तमाशा किया गया, वो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है ना। कि पहली कोशिश वहां की गई कि तैनाती रुकवा दी जाए, और जब तैनाती हो गई और वहां पे आप बेबस हो गए तो उसके बाद आपने जाके वो 9 मई वाला तमाशा किया जिसके अंदर आपने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। ठीक है, अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब आपने एक शख्स के साथ खुद एक दुश्मनी शुरू कर दी, आपने उसके आने से पहले उसकी ज़ात पर हमले करवाए, उसके बारे में जो कुछ भी किया जो कि आपको करने की कोई तुक नहीं बनती थी, उसके फेथ पर, जबकि आपका क्या लेना देना है कि आर्मी चीफ मुल्क का कौन बनता है? आप एक ऑपोजिशन के रहनुमा हैं, आप MNA मैक्सिमम पाकिस्तान की, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होंगे, बट एट दैट टाइम यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर। इस मुल्क में तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ लगा दिया अपनी मर्जी का, जो उसने 99 में लगाने की कोशिश की तो उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंका था, उसके आर्मी चीफ को उठा के बाहर फेंक दिया था। आप ऑपोजिशन लीडर होते हुए चाहते हैं कि आपकी मर्जी का आर्मी चीफ लग जाए, या आप किसी के कहने पर करवा रहे थे? अगर आप किसी कहने पर करवा रहे थे तो भी गलत बात उतनी ही है कि आप पाकिस्तान की अफवाज के अंदर बगावत कराते, यूनिटी ऑफ कमांड को चैलेंज कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 2 लेफ्टिनेंट जनरल, जिनमें कोर कमांडर शामिल है, एक मंगला के कोर कमांडर और एक लाहौर के कोर कमांडर। इसके अलावा सुहेल बड़ाइच के एक कॉलम में उन्होंने लिखा है कि 18 सीनियर अफसरान इन दोनों को मिला के इन समेत जो हैं वो 9 मई के केस के अंदर बाहर किए जा चुके फौज से। हाँ, तो आपका अपना प्रूफ कि ये बुनियादी तौर पर एक कू अटेम्प्ट थी। हाँ, आप मुल्क को चाहते हैं कि ये बेनीन बन जाए, ये बर्किना फासो बन जाए, कि यहाँ पे कप्तान उठे और मुल्क का आके किसी फौज को कब्जा कर ले, न्यूक्लियर मुल्क वाले को। आप अजीब बातें कर रहे हैं। फिर आपकी जमहूरियत पसंदी, आप बार बार कहते हैं आपका ये हाल है। 2013 में आप हुकूमत में पार्लियामेंट में आए, आपको इख्तिदार नहीं मिला, आप इस्तीफा देके घर चले गए। 2018 में आपकी हुकूमत चली गई, आप इस्तीफा देके घर चले गए। आपको जो लोग वोट दे के इख्तिदार में भेजते हैं, जिनका आपको शोर डाला हुआ है कि 2024 में जिनका मैंडेट ज़ाया हो गया और उनका ये हो गया और वो हो गया, वो जब आपको मैंडेट दे के भेजते हैं, जितना कुछ भी आपका होता है वो दे के घर वापस चले जाते हैं कि अगर मैं कुर्सी वज़ीर आज़म पे नहीं बैठूंगा तो ये मैंडेट भी किसी चीज़ की चीज़ नहीं है। फिर आपने मुल्क को एक हिजान में डाला हुआ है दोनों तरफ से। इसमें खाली मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब अकेले को विलन होंगे, दोनों साइडों से किया जा रहा होगा, पर इमरान खान साहब हमले पर हमला किए जाते हैं। इसरान अली ने कहा रोज़ वो सुबह ये बात करते हैं, रोज़ वो सुबह ये बात करते हैं, रोज़ वो सुबह ये बात करते हैं, तो आगे से क्या होगा? फूलों के हाथ तो नहीं दिए जाएंगे। जबकि इदारा कोई मतलब हमेशा से ये नहीं रहा कि वो गुलदस्ते लोगों को बांटता रहा। उसने माजी के अंदर जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें इदारे के साथ करने की कोशिश की, उनको भी सबक सिखाया ही ना। ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई सोने के हार पहनाए गए, उन्होंने कुछ नहीं किया था फॉर मच लेस, वहाँ उनको देना पड़ा। इन्होंने एक बात सीख ली है, वो मरीम नवाज साहब एक ज़माने में उनसे एट्रीब्यूट की जाती है बात उन्होंने की होगी कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। पावर टॉक्स टू पावर, वो पावर इज पावर, वो गेम ऑफ थ्रोन्स की है ना कि पावर इज पावर अंकल, तो वो बेसिक बात है, इन्होंने उससे वो ले लिया। अब ये नहीं है कि उसके अंदर किस हद तक जाएंगे, IMF को खत लिख देंगे,
ठीक है, कि इस मुल्क के साथ ये कर दो। आज ये वो खत लहरा रहा कहते थे अमरीकी साजिश, आज अमेरिका के उस सेनेटरों को कहते हैं इस मुल्क पे पाबंदी लगाओ। कल फिर कुछ 64-67 की खबर आई हुई है कि उन्होंने कह दिया अपनी हुकूमत को कि पाकिस्तान की इन शख्सियात पे पाबंदी लगा दें। ये लॉबी कर रहे हैं पैसे देके, ये बता देंगे हमसे चाहते हैं हमें, मुझे, आपको, ये अली को ये इल्ज़ाम देते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गए हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करते। हम क्या करें? हमें भी बता दिया जाए कि किस इमरान खान साहब की किस एक्ट की इसमें से मदद की जाए। मतलब वो फौज में बगावत कराना चाहते हैं, वो अपनी ज़ात के लिए कराना चाहते हैं कि जमहूरियत के लिए कराना चाहते हैं? सर मैंने तो आपको पहले अर्ज़ किया है कि ये कोई वो जमहूरी ये कोई मामला, सिस्टम, अवाम, दीज टॉपिक्स आर नॉट अंडर डिस्कशन। ये तो हम जैसे लोग जो है ना वो कर लेते हैं, हमें हया होती है कि यार जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो नहीं हम बात कर रहे, यार कोई ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ तो नहीं हम बात कर रहे। ये तो हम जैसे लोगों को इस चीज़ की हया है, उनको नहीं है। दे डोंट केयर अबाउट डेमोक्रेसी, दे डोंट केयर अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो अपने मौजे मार रहे हैं, अपने लगे हुए हैं। उनको था कि ये मेरे से बात कर लेंगे। वो उन्होंने अपने मेरे ख्याल से वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि ये आसिम मुनीर क्या इसकी शख्सियत है, ये किस तरह का बंदा है। उन्होंने सोचा बाजवा को मैंने राम कर लिया, फैज़ को कर लिया, बड़े बड़े जो जनरल्स हैं मैंने संभाल लिए, तो ये क्या है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आसिम मुनीर इतना प्रेशर होल्ड कर जाएगा, इतनी चीज़ें बर्दाश्त कर जाएगा कि वो आज तक वो इनके आगे ना वो झुका नहीं है, कि वो आया नहीं कि खान साहब मेरे से बाहर कर लिया, अब आगे मेहरबानी, जिस तरह वो बाजवा कहता था आ गया था प्रेसिडेंट हाउस ना करने के लिए मीटिंग इनसे, तो वो नहीं कर रहा वो बंदा, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। बाजवा साहब जैसे कॉम्प्रोमाइज आर्मी चीफ ने इस मुल्क को जो सबसे नुकसान पहुंचाया, वही बात करते हैं ना, इस मुल्क को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है, कॉम्प्रोमाइज लोगों की बातें करते हैं ना, जिनका अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस हो। we could take that back, हम उस बंदे का हम कोर्ट मार्शल कर सके, हाँ, एहतसाब हो सके और उसको जो उसने गुनाह किए हैं ना, जिस वे ही उस बंदे ने 12 लोगों को जाने से पहले 1 महीने बाद वो रिटायर हो रहा था, उसने 12 लोगों को प्रमोशंस दी, और वो 12 लोगों में से कितने लोग होंगे जो 9 मई में इस्तेमाल हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। उसने अभी 1 हफ्ता हुआ रिटायर हुए साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को। एजाज सैयद ने अपने कॉलम वीलॉग में ये कहा है, टॉक शॉक पर, कि जो भेजे गए थे नाम जो सऊदी एम्बेसडर के साथ, डिफेंस अताशी थे गालिबन, एम्बेसडर नहीं थे, उनको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी नादरा वाली, उसमें साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी शामिल थे। ठीक है, साहिर शमशाद मिर्ज़ा के लिए बाजवा साहब ने टिल का जोर लगा लिया उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए। द रीज़न वॉज ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम चकवाल। वो ऐसे ही था कि जैसे फैज़ साहब जो है ना वो आर्मी चीफ बन गए, फैज़ साहब दोबारा ISI चीफ होते, या अगर रिटायर होते तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एडवाइज़र होते पाकिस्तान के, इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब वापस पावर में आते। हमने ये जो दौर देखा है ना, अभी आप भूल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाशे हुए। हाँ, वो बिल्कुल 5 जजेस लाइन से, साकिब निसार, वो क्या नाम था, गुलजार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, उमर अता बंदयाल, ये 4 लाइन से आए। और इनके साथ एक 5वां वो था, क्या नाम था उसका, वो छोटे कद का, वो जो बाद में शौकत खानम के उस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे था। नकवी नहीं, वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे था। एक और भी था वो छोटे कद का ना, वो बालों वाला, जिसने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि वो उनको पता नहीं है कि हम उनको जेल भेज सकते हैं, हम उनको प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि उनके जो एक जानने वाली थी उनको ओहदा नहीं दिया था। वो व्हाट्सएप की डालते थे, सबको पता, सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप पे चल रही थी, वो उसी बंदे के व्हाट्सएप थे, उसी व्हाट्सएप के। हां, सवाल ये है ना, अब हम किसको सपोर्ट करें? हम किसी को नहीं सपोर्ट करें यार, हम तो सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि मेरा इसमें ना सलमान हैदर का एक जुमला है बड़ा खूबसूरत। हाँ, उस पे बात खत्म करते हैं, ये वाली। हाँ, उन्होंने कहा आर्मी जो कर रही है गलत कर रही है, मगर खान साहब के साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अच्छा, खैर, अली ये कह रहा है, हम आगे चलते हैं। सलमान हैदर ये कह रहा है, और सलमान हैदर वो बंदा है जिसको आर्मी ने उठा के ठीक ठाक उसको जो है ना वो जो कर सकती थी कर लिया था। तो अब सलमान हैदर मेरे से तो कम से कम ज़्यादा ही क्रेडेंशियल्स रखता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने। हाँ, नहीं, बिल्कुल रखता है। और इसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्रेडेंशियल वो रखता है। क्रेडेंशियल एक आदमी के थे, वो बेचारा गरीब पाकिस्तान का बहुत मशहूर यूट्यूबर था, डकी भाई के नाम से। हाय ठंडियाँ हैं बाहर, क्योंकि बेचारे के मैंने उसकी वीडियो देखी है, आप सबने भी देखी होगी। बहुत दुखी लग रहे थे राना साहब और डकी साहब। उन्होंने बार बार बताया कि 8 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं। वो जब बताते थे, वो मैंने वीडियो का पार्ट, वो आपको पता ना कि जब वो बताते थे वो एडिशनल डायरेक्टर साहब या जो कोई भी थे वो उसको मारते थे, उसको हर बार मारते थे, और फिर साथ को 4 गालियाँ भी निकालते थे। क्या मतलब, व्हाट इज़ दिस? ये एक बहुत ज़बरदस्त केस है। इसको अगर अथॉरिटीज़ ज़रा गौर कर लें तो शायद हमारे मुल्क का सिस्टम में थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाए।
एक बंदा जो जुए का जो है ना तशहीर करता था उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के उसके जो मेरिट्स हैं केस के उसको इस्टेब्लिश करने की बजाय उससे पैसे लेने के चक्कर में लग गए, उसको टॉर्चर शुरू कर दिया। 60 लाख 30 लाख और वो $3,26,420 जो है उसके वॉलेट से वो चेंज करा लिए। वो उसने सारी डिटेल बताई है कि वो जो उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ना ये उसने किया था, अपने नाम के अकाउंट में वॉलेट में उसने वो ट्रांसफ़र कराया और वहाँ से मामला ख़राब हुआ, वरना ये मामला ख़राब नहीं होना था। वो इसने शो डाल दिया उसके बाद ना कि ये तुमने मेरे से क्यों चेंज कराए, और वहाँ पर कोई आया हुआ था FIA का बंदा कोई और मुलजिम को अंदर बंद करने, इसने उसको कहा कि यार ये इस तरह होता है कि तुम लोग करते हो ये चेंज इस तरह। तो उसने कहा हमारे पास कौन सा वॉलेट आया या हुकूमत का कौन सा वॉलेट है। वहाँ से बात ना डिपार्टमेंट में फैल गई और फिर वो कहता है कि इनको डिक्लेयर करना पड़ा अदालत में कि जी हमने ये रिकवरी कर लिया, हालांकि रिकवरी कोई नहीं की थी, वो पर्सनल अकाउंट में चले गया। अब मसला ये है कि देखें वो माफ़ी मांगता है अपनी वीडियो में भी लोग में ना, वो कहता है कि मेरे से जो हुआ मुझसे गलती हुई, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि ही इज़ गिल्टी ऑफ व्हाट ही हैज़ डन, मतलब वो जो उसने जुआ वाली ऐप्स को प्रमोट किया, बजाय इसके कि उस पर उसका केस होता, उसको कोई जेल होती, उसको कोई सज़ा होती, 7 साल को मिसाल बनती, आज ही इज़ द विक्टिम। और वो उसके को मेरे ख्याल से 8-9 मिलियन व्यूज़ हो गए हुए हैं उसके उस वीडियो पे, और वो जो वो बातें बता रहा है वो ऑब्वियसली वो दे आर हॉरेबल। वो आप देखें ना, वो बच्चे को उसने, वो चौधरी ने, सरफराज चौधरी ने बच्चे को 7 साल के बच्चे को कॉल करके उससे गालियां पड़वाई हैं डक्की को, तो वो जुल्म हुआ उसके साथ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी ताकि आप मेरिट पे इंसाफ करते और उसको होती। तो ये सर हमारे सिस्टम, ये है हमारा सिस्टम। आप इस सिस्टम का ये देखें कि ये बेवकूफ़ था, इसने पैसा कमा लिया लेकिन इसने ताल्लुकात नहीं बनाए। इसने ताल्लुकात बनाए होते ना तो इसके साथ ये ना होता। वो अब वो जो बिग ब्रदर का कहता है, वो MI का बंदा आया, क्योंकि वो अपेरेंटली उन्होंने मशहूर किया हुआ था कि जी MI का हमें सपोर्ट है, MI का हमें सपोर्ट है। तो वो करते करते वो उनका कोई ऑपरेटिव होगा, वो बिग ब्रदर, उसने आगे से पूछा और फिर उसने वो सारा मामला इनका सॉर्ट आउट किया। इसमें सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे एक ट्विटर के यूज़र हैं आम आदमी के नाम से, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। उन्होंने मेरा वीलॉग देखा तो उन्होंने कहा कि ये MI वालों ने अगर ये चीज़ कर ली थी तो बजाय इसके कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्ट ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करते, ये क्या कि इसकी ज़मानत हो गई। वो जो मामला है जिसका वो मान रहा है कि वो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, उसकी क्या सज़ा है या उसके क्या बना। और फिर ज़ाहिर बात है कि उसने आर्मी चीफ का भी शुक्रिया अदा किया, MI का भी शुक्रिया अदा किया, तो वो बड़ी वो चल रही है सोशल मीडिया पे। अब वो नून लीग वाले वो उनको चढ़ा रहे हैं PTA वालों को कि देखो देखो देखो। तो अब ये एक अजीब सा सर्कल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जहाँ पर कि सिस्टम, वो जो मैं आपको बात कर रहा था, वो पिछले हम बात कर रहे थे वो जज साहब का बेटा, मैंने आपको कहा था कि कुछ भी नहीं होना, वो देखें वो जो आप कह रहे थे कि वो उसको वो देगा और वो निकल जाए, वो हो गया। सो दिस इज़ द सिस्टम वी लिव विद इन। मतलब मैं ये कहता हूँ कि इस पर आपको बात करें कि ये हमारा सिस्टम, ये जो NCC है ये बना दिया है, इसका सिस्टम कैसे बेहतर होना है। मैंने तो कोई नहीं सुनी मोहसिन नकवी साहब के मुंह से कोई बात कि ये वाले जो केस हुआ है इसके बाद हम ये करेंगे, हमने रोड प्लान बना लिया है, या प्राइम मिनिस्टर से मैंने तो नहीं सुनी कि FIA को रीवैम्प करेंगे, ये तो बड़ा जुल्म हो गया। कोई डिस्कशन नहीं है। डक्की अंदर गया, डक्की बाहर आ गया। डक्की के पहले 4 लाख व्यूज आते थे, अब उसके 8-9 मिलियन आ रहे हैं। मतलब व्हाट इज दिस काइंड ऑफ पाकिस्तान वी लिविंग, मुझे ये तो समझ से बाहर। राना साहब जी वाली बात जो कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि ये जो इन्होंने इदारा बनाया वफाकी हुकूमत ने, इसी से मुतल्लिक एक वो ब्लास्फेमी के केसेस का भी केस जो है वो चल रहा है, और उसके अंदर जो अभी तक की वो एक वो कमीशन टाइप की चीज़ भी बनी थी, उसकी हेयरिंग्स भी हुई थी। उसमें ये पता चला था कि उसमें मेजॉरिटी जो बेचारे हैं वो इसी तरह बेवकूफ़ थे और फंस के इनके हाथों। ठीक है, अब ये वो कह रहे हैं एक डक्की को छुड़वाने के लिए तो इदारा आ गया था, वो बिग ब्रदर को आ गए थे, वो बेचारे गरीब भी फंसे हुए हैं ना। ठीक है, उनको भी कोई बचाने आएगा या नहीं आएगा, एक तो सवाल ये है। और वो इसलिए है कि मतलब ये तो इंडिविजुअल केसेस है ना, ये मशहूर आदमी था, 8 मिलियन इसके फॉलोअर थे या कोई थे, तो उसको कोई बचाने आ गया। और जबकि राना साहब कह रहे हैं कि उसने खुद एडमिट किया है कि मैंने ये काम गलत भी किया है, यानी गलत काम भी किया, लेकिन फिर चूंकि उसके साथ ज्यादती की गई और बजाय इसके कोई रियासत उसको फाइन करती है, वो करती, माफ़ी मांगी है। हाँ, तो रान साहब देखें वही बात है ना, ये बेटिंग एप्स की प्रमोशन यार कौन सी ऐसे गुनाह, मतलब नहीं गुनाह नहीं है, बट इट्स इलीगल ना। नो वी आर नॉट, हम मोरालिटी तो जज नहीं कर रहे हैं, गुनाह को रहने दे। जो क्राइम है उसका कोई ये थोड़ी है कि उसको फांसी दे देनी, नहीं फांसी नहीं देनी, और ये भी नहीं है उसकी सजा उसको यही होगा ना, बात ये होगा कि उसके पैसे आप जब्त कर लें, तो रियासत जब्त करें ना, वो जो भी अफसर साहब थे वो खुद तो ना करें, और उसको थप्पड़ ना मारें, उसको थप्पड़ मारने क्या तो बनती है, उसको सजा भी आ सकती होगी 2-3 साल की। ठीक है, केस आपने खराब कर दिया, उसको सजा भी नहीं होगी, एक गलत काम उसने जो किया था उसके बाद आपने उसके साथ डबल गलत काम किए, उससे वो ब्लैकमेल करें। ऐसा ये बात जो है ना, ये इदारों ने बड़ा काम पकड़ा हुआ है। असल मसला ये क्राइम
क्राइम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, ये एफआई वाले ये जो हैं, ये अभी इसमें कॉल सेंटर वाली कहानी भी है कि वो जो स्कैम कॉल सेंटर्स हैं उनको वो भी नहीं पकड़ते, ठीक है, उनसे पैसे खाते रहते हैं। 1.5 करोड़ मिनिमम कॉल सेंटर्स वाली कहानी, बैटिंग एप्स की कहानी आ गई, वो लोन्स की कहानी, लोन एप्स की कहानी, यस, हनी ट्रैप की कहानी, सबकी एक जैसी है। ब्लास्फेमी की कहानी, ब्लास्फेमी की कहानी के अंदर हनी ट्रैप कहानी, यस, वो खातून लड़की है, कोई देखने में भी इतनी अच्छी नहीं, पता नहीं बेचारे लोग कैसे फंसते जा रहे हैं उसके साथ। ग्रुप बना के उसके अंदर कहा कि ये तुमने देखा है, ये कौन है, ये किसने बताया? हाँ, मुझे पता है, जिसने कहा जुमला है, ये क्या कहा कि ये जो जुमला है, बस उसमें आप स्क्रीनशॉट लेके फंसा दिया। नहीं, वो तस्वीर है ग्रुप में ना, तो वो कह रहा है कि मेरे डाउनलोड नहीं हो रही है, मुझे जरा सेंड करो, पर्सनल मुझे ये पर्सनल भेज रहा है, चलो खत्म, ब्लास्फेमी हो गई। तो ये जो इदारा है, वही मैंने पहले भी एक दिन वाकया सुनाया था कि जब इसको बनाने वाले जो थे, उन्होंने जब भुट्टो साहब से ये बात की कि भुट्टो साहब इसके अंदर इंटरफेरेंस ना करें, मुझे इसको बना लेने दें, क्योंकि ये पाकिस्तान में करप्शन पकड़ने वाला इदारा है, ये पाकिस्तान में करप्शन करने वाला सबसे बड़ा इदारा बन जाएगा। वो इंटरफेरेंस जारी रही। अब उसकी जो वकास ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने नहीं देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आके एटलीस्ट एक्नॉलेज करते हैं। और ये सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं है, ये जो लोन ऐप्स वाला मामला था ये 2021 में 20 में शुरू हुआ था। ये जो ब्लास्फेमी वाला है ये 21-22 से जो है वो चल रहा था। ये जो हनी ट्रैप वाला है वो 2016-17 से चल रहा था, और इससे पीछे आप जाते जाएं और आपको केसेस जो है वो मिलते जाएंगे। यहाँ पर नैब जो इदारा बनाया गया था वो आपको याद है कि उसने जो है वो 200 लोगों की लिस्ट बनाई, उसके बाद उन्होंने एक ब्रॉडशीट नाम की कंपनी जो है उसके साथ रब्ता किया, उसके बाद उन्होंने जो है वो उसी को पैसे दे के वापस आ गए घर। ठीक है, जेब से पल्ले से 1 रुपया, जेब से पल्ले से कई अरब रुपए आपको देना पड़ा, और नवाज शरीफ साहब को अदालत ने आपसे ही पैसे दिलवाए कि तुमने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ये वापस कर दो। ठीक है, ये तुमने डेफिनेशन किया है, तो उनका जो वकील का खर्चा हुआ था वो भी नवाज शरीफ साहब को वापस कर लिया। सो द थिंग इज कि ये जो हरकतें हैं वो इन इदारों की, लेकिन इसके अंदर जो बड़े टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर ये इन्वॉल्व्ड नहीं है तो फिर ये सब कैसे होता जा रहा है इनकी नाक के ऐन नीचे। नाहल है ना, मैं नहीं मानता। नहीं, दो चीजें हैं ना, या देखिए तो आप इतने अहल हैं कि आप मुल्क की टॉप की पोजीशंस पर पहुंच गए हैं, लेकिन जब उस टॉप पोजीशन पर पहुंचने के बाद करने का काम है उसमें आप ना अहल हैं, नहीं, आप कंप्लिसिट हैं। कंप्लिसिट है फिर कंप्लिसिट है, तो फिर इस तरह फिर डकी की तरह के तुम और मैं भी डकी हो सकते हैं अगर हमारे पैसे। बाकी डकी वाली बात जो है ना वो सुबह शाम होते हैं, वो जो एमआई वाली बात है ना कि जी वो बिग ब्रदर नहीं, उसमें बिग ब्रदर वाली बात यार, वो टॉप ट्रेंड है ट्विटर के ऊपर। जो बाकी जो ये बात है ना बिग ब्रदर वाली, उसके अंदर हसन मिस्टर पथलू वाला इंटरव्यू, और पिछले हफ्ते पता नहीं मुझे आपने बात की थी या वकास ने बात की थी कि जब डकी भाई वापस आएंगे तो उनका भी कंटेंट आप देखिएगा। तो वो कल कंटेंट आपने देखा है बिग ब्रदर के लिए शाम में जो है उन्होंने आखिरी कोई 1 मिनट 32 सेकंड नून लीग को दे दिए हैं, वो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं सारा दिन। तो ये जो हरकतें ये सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम है बस। वो उधर वो लगी हुई है एस्ट्रोलॉजी वाली, वो स्मोक खत्म हो गई, और वो वाला वो तो स्मोक खत्म हुई है, वो ठीक है, वो तो डॉन ने छाप दिया। वो वाकई है, आई वुड नॉट हैव टेकन इट, डॉन ने ना कहा होता। अच्छी बात है ना, क्रेडिट लें, हमने शो डाला, हमारे शो डालने से स्मोक कम हुई है। अब सर वो जो है नहीं, मैं आपको मिस्टर पतलू ने वो चैनल बना लिया है, और वो अब बाकी भी जो है, यानी ये इस केस से रिलेटेड मेरिट गया भाड़ में, आप जो है ना मामला तय करो, क्योंकि अपना फायदा। ये सर सिस्टम है हमारे यहाँ, अब क्या करें अब इसमें, मुझे तो समझ नहीं आता। में भर्ती हो जाए, ये करें, अब हो नहीं सकते, मुश्किल काम है। एक टाइम पे ये था, लेट हो गए, तब पर्चा पुर्चा देकर जमा हो जाते कहीं पे, फिर आज लगे 15-20 साल ऊपर पहुंच गए। जालिब पे मौका नहीं सीते, जालिब ने क्या, जालिब मौका परस्त नहीं था। हमने उसने कहा कि किसने कहा था तो मौका नहीं था, हफीज जलंधरी ने कहा कि मौका नहीं था। मैंने जानबूझ के हबीब जालिब को बुलाया था एक मज़ाहिया मुशायरे के अंदर, तो हबीब जालिब आए और उन्होंने जो उनका फिर वो था इनकलाबी शायरी वो उन्होंने की, तो सारा जो क्राउड था वो दाद ले गए। तो उन्होंने कहा जालिब मौका नहीं सी, मैं मौका परस्त। हाय जालिब मौका परस्त नहीं है। अच्छा खैर, जालिब मौका परस्त नहीं, लेकिन पंजाब को बहुत मौका परस्त है। उन्होंने पहले आम गरीबों का चलान करने चुकी, रान साहब याद है पिछले हफ्ते में बात की थी, 5-5 हज़ार के, 5-5 पता नहीं 25-25 2,000 की बात हुई थी उस दिन, 2,000 की बात हुई थी। बाइक की 2,000, गाड़ी के 5,000। आप कहते हैं बाइक वाला गरीब है, कमर्शियल वाले हैं ना उनके पता 15,000 और वो ये कंटिन्यूटी है कि आज पंजाब भर में अलेजिडली
ट्रांसपोर्ट जो माफिया था, या ट्रांसपोर्ट माफिया कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है तो वैसे वो माफिया ही, वो बंद रहा है, कुछ बंद रहा है, कुछ नहीं भी बंद रहा है, जो उन्होंने हड़ताल की थी कितनी हद तक, किस हद तक कामयाब हुई ये हम नहीं कुछ कह सकते, की गई। उसमें उनका भी उन्होंने आपने कहा ना 15,000 का, उसमें एक आदमी का मैं बयान सुन रहा था, उसने कहा जी कि हमारा रोज़ का एक ट्रक जो है उसका 55,000 के चलान हो रहे हैं। तो मैं सोचा था पता नहीं यार क्या कर रहे होंगे। तो अब आपकी बात समझिए कि 3 वायलेशन की तो 55,000 के करीब तो पहुंच गया काम। तो अब आप बताएं जी अब क्या बनेगा। सबसे पहले आप अपना कुछ इस बारे में बयान देना चाहते हैं, क्योंकि मैं और राणा साहब तो एंजॉय कर रहे थे अभी आपकी गुफ्तगू। ठीक हो रहे हैं, ठीक चलान हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, पैसे भी ठीक ले रहे हैं। हाँ बताएं। ब्लैक शीशे थे जी गाड़ी के, और मेरा चलान हुआ है ये कॉलेज रोड पर, और उन्होंने मेरे से कहा कि जी अपना कार्ड दिखाएं। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ये वायलेशन है, और मैंने कहा कि आप चलान करें, और उन्होंने चलान की जो है वो टिकट मुझे उसी वक्त इशू किया, और उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लिया, और उन्होंने कहा कि आप ये पे कर दें, बैंक से पेमेंट होगी। और पंजाब गवर्नमेंट की जो वो ट्रैफिक की जो है वो ऐप, अगर आप जाते हैं ना बिल पेमेंट्स में जाते हैं तो उसमें पंजाब ट्रैफिक चलान लाहौर, फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखे हुए हैं। लाहौर में मैं गया, वहाँ पर मुझे उसी वक्त SMS आ गया था, मैंने उसमें से BSID कॉपी किया, वहाँ डाला, तो 5,000 का चलान था जी। 5,000 15 रुपये लगे। 15 रुपये किस बात के एक्स्ट्रा लिए उन्होंने? 15 रुपये ई पेमेंट के। यार अली तेरे से 5,000 रुपये भी और 15 रुपये भी ऊपर लिए। 10,000 भी ले लेते तो 15 रुपये उसके ऊपर भी ले लेते, उसमें क्या बात है। तो बात ये है कि वो उन्होंने मुझे चलान दिया, और उसके बाद वहाँ पर ही मौजूद एक और साहब थे, उनका भी चलान हुआ था इसी बात पर तो उन्होंने कोई अपना तारुफ कराया कि मैं फलाना हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो मेरे रिश्तेदार हुए फिर? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं आपका खुश हो गया। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये चलान है आपका। तो चलान उन्होंने उनका भी किया, और मेरे से उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो शाहजी इनको भी नहीं छोड़ा। तो मैंने उनसे आगे से ये कहा, वहाँ पर एक और साहब मौजूद थे, मैंने उनको बताया कि जी हम पॉडकास्ट करते हैं, मैंने तो पहले भी इस बात की जो है वो हिमायत की है, आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये बात ज़रूर करें कि ये 5-5 हज़ार रुपये है, ये 2-2 हज़ार रुपये, 25-25 रुपये, 15,000 रुपये, ये बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो जी होते मैं दे बैठा लेकिन मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनको सिंपल बात की। मैंने कहा देखें मैं इसकी हिमायत कर रहा हूँ, और आपने मेरा चलान किया है, मैंने अभी भी आपकी हिमायत की है, और आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, इसको जारी रखें। मुझे साहब कह रहे थे कि जी इसको ना करें, उन साहब को मैंने खुद डायरेक्टली तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर खड़े हुए थे मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप इसको जारी रखें। बिकॉज मैंने ऑफिस पहुँचा हूँ मैं उसके बाद, और जो पहला काम मैंने किया है ना वो ये किया है कि वो जो काले शीशों के ऊपर जो मतलब शीशों के ऊपर जो काले स्टिकर्स हैं वो मैंने उतरवाए हैं। और मैं उधर ये कह कर आया था, मैंने कहा भाई ये 5,000 देकर जा रहा हूँ ना, मेरे अच्छे भी घर से निकलने से पहले ना बेल्ट लगाएंगे और ये शीशे उतरवाएंगे। सो द थिंग इज़ कि ये काम करने से अगर मुझे शर्म आ गई है तो मेरा ख्याल है कि मुल्क में बहुत से लोगों को आएगी। ये 5,000 रुपये एक दफ़ा हो गए, लेकिन इसकी वजह से जो मैं वायलेशन कर रहा हूँ, मैं छोड़ दें इस बात को कि अच्छी बात है या बुरी बात है, काले शीशे, बेल्ट ना लगाना, ओवरटेक करना, गलत गाड़ी चलाना, उसको एक तरफ कर दें। मेरी तसल्ली हुई है ना आज, तो मैंने एक वायलेशन जो है कम से कम वो ख़त्म कर दिया। राणा साहब अली ने 5,000 का चलान करवा लिया है, ठीक है, दुखा है उसको तो उसने काम कर दिया। देख लें, ये है वो मकसद 5,000 रुपये रखने का कि आपको दुखना चाहिए। आपको वो दुखेगा तो आप वो हरकत नहीं करेंगे। जिस तरह अली ने आते साथ वो शीशे उतरवा दिए, हालांकि ये अली पिछले हफ्ते भी उतरवा सकता था ना, जब हमने प्रोग्राम किया मैं और आप रोटी खा लेते उसकी। 7 चलान मेरे थे, तो एक पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात है, तो 7 चलान थे, तो टोटल मेरा 3500 लगा। हाँ यस ठीक है। हाँ, तो मैं एक चलान 5,000 का नहीं, तो मैं रुकूंगा, मैं कहूँ 500 रुपया यार कोई नहीं, देखा साहब समझ आई। फिर आप देखें, और वो दुख में भी असूल पे खड़ा है। मजे की आप बात उसकी ये देखें, उसने कहा असूल ये है कि कानून तोड़ो तो सजा खाओ। बड़ी अच्छी बात है। अली के पास 5,000 है, उसको नहीं दुखा, उसने दे दिया। हाँ 5,000 आपके पास ही होगा यार। नहीं, मेरी बात नहीं है, मैं गरीब की बात कर रहा हूँ। जो मोटरसाइकिल पर होता है या गाड़ी पर होता है, मेरा नहीं तो वो वायलेशन वही स्टांस है ना कि अगर आपने उनकी वायलेशन है, उनका चलान करना है, तो वो 200, 300, 500 को ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो अभी कर रहे हैं अगेन ये जुल्म है, और जो गिरफ्तारी होती है और फिर शख्सी जमानत भी नहीं दी जाती और जेल में रखा जाता है, वो तो बंद कर दिया ना, वो भी जुल्म है। नहीं खत्म हो गया ना। नहीं अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अंडर एज का था ना, अंडर एज को रोका है। तो अच्छा एज वाले को भी ना पकड़े? नहीं उसको तो पकड़ रहे हैं ना, उसको तो लेके जाते हैं। तो उसको भी ना लेके जाएं आप? नहीं बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। आपका जो चलान है ना वो चलान होना चाहिए, वो जितने मतलब ये नहीं होना 2,000 का नहीं, 5,000 का नहीं, 4 किसी का। देखिए ग्रीन जो नीली वर्दी वाले जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं, किसी को भी नहीं लेके जा रहे। वो गाड़ी मेरी आंखों के सामने 15 गाड़ियों के चलान हुए हैं एक चौक में खड़े हुए।
जितनी देर क्योंकि नेट थोड़ा स्लो था उसमें मैंने पहले उसने मुझे चलान किया, उसमें नेट स्लो आया, फिर मैं जमा कराया उसमें स्लो आया, फिर उसका वो पेड लिखा आ रहा था वो जगह स्लो है। हर जगह फोन मेरा जो चलते नहीं। सारी चीज में तकरीबन 7-8 मिनट 10 मिनट लगे। उस 10 मिनट में मेरी आंखों के सामने कम से कम 15 लोगों के चलान हुए, ठीक है, गाड़ी किसी की बंद नहीं हुई, किसी की भी नहीं बंद हुई, वहीं पर चलान हुए, वहीं पर वापस कर दी उन्होंने। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू वही है, ये जुल्म है और ये नहीं होना चाहिए। अगर नहीं, इस गवर्नमेंट को यार मुझे बात करने देना यार, छोटी सी क्लैरिफिकेशन मुझे बात करने दें, आप करें एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे दें। क्या तरीका है यार, बात करने दें आप, मुझे मैं बात सवाल तो पूछ लेने यार, तुम अमीर आदमी हो जाते हैं, एक सवाल पूछ लेने दें। क्या आप मेरी इस बात को मान गए हैं कि वो गिरफ्तारियां नहीं कर रहे, जुल्म आप सिर्फ ज्यादा पैसों को कह रहे हैं, गिरफ्तारियों के साथ कह रहे हैं? अगेन ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और कि शख्सी जमानत भी नहीं देनी, और 2000 का चलान करना है और 5000 का चलान करना है और 15000 का करना है और 25000 का करना है, ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म है और कुछ भी नहीं है। और इसको पंजाब गवर्नमेंट को आज ट्रांसपोर्टर्स ने उस पर हड़ताल की हुई थी और इनकी वो हुई है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उसके साथ नेगोशिएशंस। पहले कहा था कि जी वो इसको अब रोक दिया है वक्ती तौर पे, लेकिन अब मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, उसने कहा हम इन्फोर्स करेंगे। आई होप, और मैंने जो लोगों से, आम लोगों से बात की है, उनका जो सेंटिमेंट है, आई एम श्योर कि जब ये कोई इलेक्शन का वक्त आया, कोई सही इलेक्शन हो गए, तो इनको लग पता जाएगा कि इन्होंने जो हरकत की है ना अवाम के साथ, जो जुल्म किया है, वो इनको लग पता जाएगा। साहब कितनी मजे की बात यह है कि वी डू नॉट नीड एनी इलेक्शन इन दिस कंट्री एनीमोर ना। हाँ वो तो इसीलिए तो हो रहा है। The closest election that will take, if it takes place, is लेकिन another सारी जिंदगी ना हमारे रिश्तेदार थे 3 साल दूर। सारी जिंदगी ना हमारे बड़े जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि 29 में होंगे कि सिंगापुर में ना, वो 28 में सर, सिंगापुर में अगर आप बबल खा रहे ना और आपने बबल सड़क पे थूक दी तो आपको इतना फाइन हो जाता है। हमने बचपन में पढ़ी थी, वो चलते हो तो चीन को चलिए और कहाँ जापान को जाए, कहाँ जापान को जाओ। तो जापान के अंदर जो है ना वो इब्ने इंशा ने लिखा कि वहाँ पर एक शख्स को जो है ना वो पुलिस पकड़ के ले गई, वो अदालत ले, वो अस्पताल वाले आ गए क्योंकि वो सड़क पर खून थूकता फिर रहा था, उसमें पान की पीक फेंक रहा था, तो उसके ऊपर बड़े हैवी फाइन्स थे। तो हम जो है ना वो बड़े हैरान परेशान होते थे कि यार अच्छा इतने अच्छे मुल्क हैं। दुबई के अंदर हम बड़ी तारीफ करते हैं कि जी वहाँ पर गलती होती है ना तो वो ऐसी की तैसी कर देते हैं। सऊदी अरब के अंदर वो सीधा कर देते हैं, वहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं सुनते, किसी के जो ऊपर है ना वो चलान होता है वो ठीक ठाक चलान होते हैं। अमेरिका के अंदर जी आपके ऊपर चलान होते हैं, वायलेशंस होती हैं, वो आपको गाड़ियाँ बेचनी पड़ जाती हैं, लेकिन आपको ये करना पड़ता है। उन ताड़े मुल्क से हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पर आपका तूने मुझे क्या बात याद से बात कंप्लीट, यहाँ पर आपका जवाब ये है कि जी ये अनएजुकेटेड कौम है। यार हम क्या अरबियों से ज़्यादा अनएजुकेटेड है? अच्छा वो मेरे एक ना रिश्तेदार थे तो जाले थे किसी ज़माने में, तो फिर पीपल्स पार्टी, तो आपको पता है पंजाब में हो गई सारी, पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं रही, ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे जो कि वो एंटी नवाज थे तो वो पीटीआई में चले गए, लोकल धड़ेबंदी ले गई, उनको सारा ले गया। हाँ जैसे बसी मतलब जो भी वजूहात हुई, कोई ना कोई इमोशन तो थी ना जो वो पीटीआई में चले गए। तो 2013 में जब वो हुआ मेट्रो बस पहली वाली ग्रीन लाइन जो कि रेड बसें थी, ग्रीन लाइन बस, तो वो जब चली ना तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा जुल्म है। तो मैंने कहा क्यों जी, क्या जुल्म है इसके अंदर? तो उन्होंने कहा ये ना अमीर मुल्कों के चोंचले हैं, मेट्रो बस वगैरह चलाना, गरीब मुल्क में ये चीज़ ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों? उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि क्यों नहीं ठीक, उन्होंने बस कहा ठीक नहीं है। ही डजंट नो कि वो क्या बात कर रहे हैं, बट उन्होंने कहा ठीक नहीं है कि गरीब के साथ जो है वो गरीब मुल्क में, अच्छा गरीब को अच्छी चीज़, तो अच्छी बात नहीं है। गरीब नहीं, वो उनको कोई असर ही नहीं है ना इस बात का। इट वाज द राइट थिंग टू से इन हिज माइंड। ओके, ही डिडंट नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। नैरेटिव फॉलो कर रहे थे ना, वो तो चला हुआ था ना, कहानी चली हुई थी, और वो बात कर रहे थे। जो सबसे बेहतरीन चीज़ हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मेट्रो से शुरू होके और जो अब चल रही हैं ये ऑरेंज लाइन, गरीब आदमी उसमें बैठता है, 50 रुपये पता नहीं टिकट है, और यू नो द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट जो मेट्रो हमारे पास वो कैबिन है वो अवेलेबल है। अगर अंदर से कोई टिकटॉक बनाए तो वो पता ही नहीं चलता कि वो यूरोप में, और थैंक्स टू गवर्नमेंट फॉर दैट। और इसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे ख्याल से और आनी चाहिए, जो ये ऑफिस लोग हम जाते हैं ना, इसका बंदोबस्त होना चाहिए कि हम बस पे बैठे और सीधा ऑफिस जाने के लिए थोड़ा बहुत चल पड़े, लेकिन मेजोरिटी जो रास्ता है ना वो बस पे तय हो जाए, ये होना चाहिए, ताकि ये जो हमारी लाहौर है वो बेहतर हो मामला, क्योंकि ये बड़ा ख़राब हो गया हुआ है अब ट्रैफिक का जो सिनारियो है। इट्स नॉट फिजिबल, हमारी इतनी गाड़ियाँ, अब आप 6 बजे 7 बजे 8 बजे 5 बजे जो हशर होता है लाहौर का, और फिर जो स्कूल टाइमिंग्स में हशर होता है, छोटी सी बहरिया टाउन के बाहर जी एक हफ्ता बाजार लगता है, और वहाँ पर जो हालत हुई होती है दोपहर को
पागल किया। स्मॉग, अगर आप स्मॉग का ग्राफ ऐसे उठता हुआ देखें और ये साथ मोटर बाइक्स का ग्राफ देखें तो दोनों ऐसे साथ इकट्ठे उठे हैं। अच्छा एक मैं अच्छा, लाहौर वो के अंदर। स्मोक पे अब वो हम थोड़ी सी कर दें कि वो वाकयातन जो नंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि देयर इज बीन अ रिडक्शन। और अभी दिसंबर आ गया है, दिसंबर का चल रहा है। मुझे ये था कि दिसंबर में क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, बट आई थिंक इट इज सेफ टू से, कुछ लोग कहते हैं जनवरी में देखें, लेकिन आई थिंक इट इज सेफ टू से कि देयर इज बीन अ रिडक्शन। कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, उन्होंने की हैं, बट ऑफ कोर्स हमारा काम तारीफें करना नहीं है, हमारा काम ये है कि हम पुश करते रहें कि आप बेहतर से बेहतर करें। अभी भी हम इंटरनेशनल लेवल्स में, हाँ इंटरनेशनल लेवल्स में अभी भी हम बहुत खराब है। टॉप हम ही हैं। हम ही है, सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि वो जो 800, 800 वाले थे, 600 की 500 की एवरेज चल लास्ट रही थी। ईयर तो मुझे याद है 24-2500 पे भी गया वो लाहौर हाँ का, नहीं, कुछ देर के लिए, लेकिन एवरेज, गया। लेकिन वो 5 अच्छा, की थी, वो जो- 200-250 पे आ वो गई। हमारी बसेस की डिस्कशन बात हो कर रही रहे थी ना, थे अली ने उसमें वो याद कराया कि स्कूल भी बंद हुए थे नवंबर में, इस दफा नहीं हुआ। यस, नहीं हुआ। नहीं हुआ, 2 साल 3 साल से हो रहे थे, वो नहीं हुआ इस दफा। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा था, जो बसेस की हम बात कर रहे थे। देखें लाहौर की जो लेंथ है ना, वो मेरा ख्याल है 50 किलोमीटर से ज्यादा हो गई बिल्कुल लाहौर की। तो किसी भी साइड से आप फैलते अगर जा आप रहे हैं, ठोकर हाँ, से स्टार्ट हो बिल्कुल रहे हैं, ऐसे। ठोकर से तो बहुत आगे तक लाहौर है ना। बैरिया ऐसे। टाउन इज रफली 13-15 किलोमीटर फ्रॉम Exactly. ठोकर रेटनास में। Exactly. बैरिया टाउन से आप शुरू हो और वाघा बॉर्डर तक अब जो है वो आबादी है, क्योंकि हम ठीक है? किनारों के घरों में इस तरह और गए ना, इधर हम आप जाएं रेजिडेंशियल तो ऊपर गए सफारी नहीं। पार्क जो है वो सफारी पार्क कह रहा हूँ, सफारी गार्डन जो है वो इस जगह से जहां पर हम बैठे हुए हैं वो रफली 30 किलोमीटर है। होगा। ये यहाँ से आगे शादरा जो है वो एक अनदर 20 किलोमीटर है, होगा। ठीक है। अब आप इस सारे के सारे शहर के अंदर ना आप बुनियादी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। सारे में नहीं कर सकते। इसका नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हाँ, हमें पता है ना। लेकिन जो ज्यादा वाले मैं जगह है बता वहां रहा पे तो हूँ कर ना, सकते हैं ना। मैं बता रहा हूँ ना, वो तो अभी भी पॉपुलेशन है, डेंसिटी जहाँ ज्यादा है। अभी भी है ना, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही। उसकी वजह ये है साथ में तो कि feeder system लाहौर नहीं है। शहर जो है वो एक जंगली जो वो होते हैं ना, जंगली वो क्या जड़ी बूटियां, उसकी तरफ फैलता चला जा रहा है। आपका काम क्या था? आपका काम ये था कि आप हाई राइज बिल्डिंग्स को माल रोड के ऊपर, जेल रोड के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर आप हाई राइज अलाउ करते। तो हाई राइज कह रहे हो, नया शहर बसा रहे हैं 2 करोड़ का लाहौर के बगल में, बेवकूफी है ना। बोल कह रहे हैं लाहौर के साथ एक और नया रूडा का शहर बना रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के 1 करोड़ जो का रियल एस्टेट का बिजनेसमैन है ना, वो सबसे कमाल है। वो भी रियल एस्टेट का बिजनेसमैन नहीं क्या है। है वो? रियल एस्टेट का बिजनेस ये होता है कि आपने कुछ पैसे लगाने भी तो हैं। हाँ भाई, प्लाट- आपने कंस्ट्रक्ट किया है फ्लैट, ये प्लाट का ठीक है, कारोबार उस करते हैं। फ्लैट को आप बेच रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि जी जो दादे की जमीन थी, परदादे की जमीन थी, उसको जो है वो किसी कब्जे कर करा के कहीं से किसी ने कहीं जोड़ के सोसाइटी बना के, और सोसाइटी बहुत कुछ सोसाइटीज हैं, बहुत कम सोसाइटीज हैं जो कि जेन्युइनली जिनका काम जो है ना वो पूरे कागज हैं, ठीक है। आप देखें कि लाहौर के अंदर पिछले कोई 5 साल 6 साल के अंदर जो है वो रफली जो 60-65-70% जो सोसाइटियां नहीं बनी हैं, उधर बैंक तो लोन अप्रूव नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कागज ही पूरे नहीं है। ना सोसाइटी के कागज पूरे हैं, ना लैंड के कागज पूरे हैं, मगर कब्जा हुआ है, 4 दीवारी की और उसके बाद उन्होंने जमीन पकड़ के बेचना शुरू कर दिया। आपको ये मेरे लिए 25 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आना या बस में आना, इट शुडंट बी एन ऑप्शन। मेरा होना ही ये चाहिए कि अगर मैं जो है वो इकबाल टाउन में मेरा या गुलबर्ग में मेरा दफ्तर है, तो गुलबर्ग में ही कहीं पर मुझे किराए पे इतनी, बेशक 94वें फ्लोर पे मिल जाए, लेकिन मैं वहां से आऊं और मैं पैदल चलूं या मैं कोई छोटी मोटी थोड़ी बहुत ट्रैवल फ्लोर जो है ना वो ज्यादा महंगा होता है नीचे की बिजनेस पर। शौक देखो, हाँ, 94th फ्लोर पे काश। लेकिन द थिंग इज कि ये जो हमारे क्या कहते हैं बाबू लोग हैं, इनका ये कहना है कि नहीं जी माल रोड जो है वो एक क्या है, वो आलमी वर्षा है अभी बिल्कुल वर्षा है, डिक्लेयर्ड है हेरिटेज। लाहौर की एक हेरिटेज वो है, उसके अंदर नहर भी हेरिटेज है। मतलब हम इतनी दूर दूर घर बनाया करें, आप जो है वो नहर के ऊपर तेरा हेरिटेज बन गई। तेरा घर फिर भी नहर पे और माल पे नहीं बनना, जिस तरह वो नहर के ऊपर निशात वालों ने फ्लैट बनाए हुए हैं, वो तू और मैं खरीद सकते हैं। 10 करोड़ वाला फ्लैट है, ऐसी बात कर रहे हैं, बन रहे हैं सारे नहर पे। स्पीड से पाकिस्तान अर्बनाइज हुआ है। आपको पता है कि IMF की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर आपको पता है क्या पाकिस्तान की अर्बन, हम सारे अर्बन है। अब क्योंकि हम गलत हम फिगर रख रहे हैं सरकारी, हमने अर्बन उसको गांव जिसको समझाया वो एक्चुअल गांव रहा ही नहीं। हम कहते थे 68% ऑफ पाकिस्तान इज रूरल एंड 32% इज अर्बन। It's the other way around almost. 82% ऑफ पाकिस्तान इज अर्बन। बिकॉज हमारी अर्बन की अगर उसकी रीजन ये है कि हम अर्बन को कैसे डिफाइन करते हैं पाकिस्तान में और IMF कैसे करता है उसमें फर्क है। हाँ, वो जो मर्जी कर Urban ले, आप areas का, 65-70% से ऊपर फिर भी नहीं जाती आपकी बात। वो तो उस तरह है ना, मेरा गांव भी अब अर्बन हो गया हुआ है, उसमें केबल लगी हुई है, पक्के घर हैं, डिशें हैं, पक्के सड़कें हैं, सोलर हैं, AC है, सब कुछ अर्बन है। तो अगर आपने इतनी हाईली अर्बन सोसाइटी में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप इतनी हाईली अर्बन सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, खाना खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए ना ये जो बात कर रहे हैं, हम वो स्पेशलिस्ट बुलाते हैं, वो नौजवान है, लड़के से उनको बुलाते हैं, किसी उनको बुलाना चाहिए। और ये जो हम इतनी दूर दूर जमीन के साथ जो हमारा वो है ना, एक वो फ्यूडल माइंडसेट है
कि ज़मीन जो है ना वो मेरी होनी चाहिए, हाँ, चाहे होनी मेरे चाहिए। 5 मरले ही होवे, हाँ, 3 मरले ही होवे, लेकिन अपना बिल्कुल कार है, होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे वो ही है। फ्लैट्स वाले सिस्टम की तरफ वो एक सोसाइटी का भी माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है कि सिटीज को वर्टिकली ऊपर जाना चाहिए, वरना कराची सिटीज में हो गया, अनलिवेबल हो कराची में हो गया क्योंकि वो हो गए में कॉस्मोपॉलिटन सिटी। अभी हम जो है ना वो पेंडू ही हैं पंजाब में रहने वाले ज़्यादातर, दिमागी तौर पे हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। इट शुड बी मोर अबाउट एक एटीट्यूड होता है, और वो एटीट्यूड सिर्फ सोसाइटी का नहीं होता, उसमें गवर्नमेंट्स का भी होता है। अगर आपने लाहौर के इंतहाई अहम मुकामात को लोक विरसा करार देके उनके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो इनकार कर दी गई हैं, तो फिर उसने कहीं दूर लेना है तो कहेगा फिर यार जहाँ मिलती है वहाँ लो। तो आप पहले तो शहर के अंदर लोगों का रहना तो मुमकिन तो बनाएं। अफोर्डेबल लिविंग के ऊपर जी, अब जो अगला हमारा होगा ना लाहौर का मेयर वो इलेक्शन लड़ा जिस तरह अमेरिका वाले ने ममदानी ने जीता है, अफोर्डेबल लिविंग राना साहब भी लड़ सकते हैं, राना साहब भी कहेंगे By the way, गरीब का हक दो। हाँ, वो कोई बलदियाती इलेक्शन का है कोई मूड? कोई बलदियाती इलेक्शन नहीं, अभी आपको बताया इलेक्शन की क्या जरूरत है, उस इलेक्शन हुई पड़ी है, अब कोई जरूरत ही नहीं बस किसी फिर चीज़ इस की। मुल्क में ममदानी ममदानी, आप भी ममदानी, मैं भी ममदानी। आज के लिए बस इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल मंडेज और ट्यूजडेज को। हमारा प्रोग्राम देखा करें 10:30 बजे नया दौर पर। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वासी साहब को और वकास अबी राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।